नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आप सबका स्वागत है। आज जिस सब्जेक्ट पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, हमने पहले भी बात कर चुके हैं। वही सब्जेक्ट है योगी आदित्यनाथ का फरमान। यूपी के अंदर सलीम और सुनील लिखना होगा, ठेले खोमचे वाले को, परचून की दुकान वाले को, रेस्टोरेंट वाले को। आखिर ये कारण क्या है? कांवड़ यात्रा पूरे भारत में निकलेगी, हरिद्वार से भी निकलेगी, राजस्थान के पुष्कर से भी निकलेगी, हरियाणा से भी निकलेगी, करनाल कुरुक्षेत्र से भी निकलेगी, बठिंडा से भी निकलेगी, तो जगन्नाथपुरी से भी निकलेगी, वहीं अहमदाबाद से, गांधीनगर धाम से और द्वारिकापुरी से भी निकलेगी और चंडीगढ़ से भी जाएगी। आखिर वहां तो फरमान नहीं आया, सिर्फ फरमान आया है उत्तर प्रदेश सरकार का। आखिर जरूरत क्या पड़ गई? ऐसे भी लोकसभा चुनाव में योगी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आखिरकार नरेंद्र मोदी का जो सपना था 400 पार, वो 400 पार भी नहीं हो पाया। अब आखिरी में यूपी विधानसभा चुनाव है, उससे पहले उपचुनाव है। क्या ऐसे फरमानों से क्या उपचुनाव की 10 सीटें जीत जाएगी बीजेपी, एनडीए? गैर मुमकिन। इससे हम सिरे से खारिज करते हैं। जिस तरह के सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट आई है, यूपी के अंदर सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन सत्ता में बैठा हुआ आदमी बदल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। योगी के ऊपर संकट के बादल गहरा रहे हैं। आखिरकार योगी किस कमंडल का दामन थामेंगे कि जिससे उनका संकट टल जाए? खुद एक बाबा है, बुलडोजर बाबा है, काफी भगवान का इष्ट है, काफी शक्तियां हैं उनके पास, दिव्य शक्तियां। हो सकता है संकट टल जाए आखिरकार। लेकिन यूपी भाजपा के अंदर एक पशोपेश की भूमिका बनी हुई है, उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता। अमित शाह ने स्वीकार कर लिया है, जेपी नड्डा ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है नरेंद्र मोदी, अमित शाह को और नागपुर वालों को। और नागपुर जो आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ अभी नाराज चल रहा है, सख्ती से नाराजगी जाहिर कर चुका है। सरकारी कार्यक्रमों में वो दखलंदाजी नहीं कर रहा है। जब लोकसभा चुनाव 2024 परवान पर थे, तो मोहन भागवत ने अलग अलग राज्य में जाके अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी आरक्षण की बात करी, कभी संविधान की बात करी, कभी सरकार को चेताया तो कभी नकारा। आखिरकार मोहन भागवत को जरूरत पड़ी। तो इससे लगता है भाजपा के अंदर और आरएसएस के बीच में पजामा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है। आखिरकार पजामा फाड़ने वाली प्रतियोगिता क्यों लानी पड़ी? इसके पीछे कारण है, हम उनको जानते हैं। हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पहले भी कहता रहा हूं, भारत की नस्ल सुधर नहीं रही है, भारत की नस्ल बिगड़ती हुई जा रही है। नस्लों का माध्यम इंसानी नस्ल है। जिस तरह से एक जातिवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है हर राज्य प्रांत के अंदर, ये एक नशे का खेल चल रहा है। जैसे उड़ता पंजाब मूवी आपने देखी होगी, किस तरह से नशे की लत लगाई जाती है, आखिरकार वो पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, घर बार सब बिक जाते हैं। वैसे ही एक जाति एक नशा है, किस तरह से जाति धर्म का नशा लगाया जाता है और पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ 5 लोग हैं जिनकी पीढ़ियां एकदम सुस्त दुरुस्त हो रही है। वो आप कॉरपोरेट घराने ले लीजिए, राजनीति दल के अंदर बड़े बड़े जो आका बैठे हैं, उनकी नस्लें जरूर सुधर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता झंडे लेके चल रहे हैं, ट्विटर पर कमेंट्स की भीड़ लगी पड़ी है, एक दूसरे को गाली गलौज से बात कर रहे हैं, एक दूसरों की हंसी मजाक उड़ाई जा रही है, उन लोगों की नस्लें खराब हो रही है। ये आप अभी नहीं मानेंगे, लेकिन जब जैसे ही 2028-2030 आने लगेगा तो हमारा ये वीडियो जरूर याद आएगा। अभी आप हमें देशद्रोही कह सकते हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ हैं, या एससी के खिलाफ हैं, एसटी के खिलाफ हैं, या नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी के खिलाफ है, या अमित शाह के निर्णय के खिलाफ है, या राहुल गांधी के साथ नहीं है। आखिरकार विचारों का मतभेद तो चलता रहता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम वीडियो से फिर से एक बार गुजारिश कर रहे हैं, वैचारिक मतभेद रखना जरूरी है, लेकिन मतभेद भी रख लीजिए, लेकिन मनभेद मत रखिए। अपनी बात को कहने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात को कहिए। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर एक सुनहरे भारत की कल्पना की जा रही है कि हम अमेरिका से, रूस से, जापान से, फ्रांस से
और जो गल्फ कंट्रीज से अब मुकाबला कर रहे हैं, चीन से नहीं कर रहे हैं, चीन से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री चीन के सामने नहीं बोलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते थे, लेकिन जो वर्तमान के तीसरे बार के प्रधानमंत्री ये ललकारते थे कोविड के दौरान कि हम बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ी शक्ति से मुकाबला करने वाले हैं चीन से। लेकिन चीन से अभी तक आज तक नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे चीन हरकतें करना छोड़े। जिस तरह से सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, अभी तक उसने लगाम नहीं लगाई है और आगे बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स छुपाई जा रही है। कुछ स्वतंत्र मीडिया ऐसे हैं जो खबरें कर रहे हैं, उनको अलग तरीके से दबाया जा रहा है। इसी वजह से बार बार दोहरा रहा हूं, जाति पर मत जाइए, धर्म पर मत जाइए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। दिल को बेचिए मत, दिल का सौदा मत करिए, क्योंकि आजकल के दिल के सौदे टूटने लगे हैं, झरझर होने लगे हैं। इसलिए अपने कलेजे को, दिल को एक दम सही ठिकाने पर इस्तेमाल करिए। एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए उल्टे पुल्टे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, क्योंकि जिस तरह से यूपी के अंदर ठेले खोमचे वालों को, सब्जी बेचने वाले को, आम बेचने वाले को, अमरूद बेचने वाले को, पपीता बेचने वाले को, अंडरवियर बेचने वाले को, साड़ी बेचने वाले को, सलवार सूट बेचने वाले को नाम और जाति धर्म लिखना होगा। इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कड़ाके का फरमान आया है। एक तरफ मौसम खुशनुमा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है, ठंडक जैसा माहौल हो रहा है, लेकिन एक तरफ ऐसा फरमान आने के बाद जनता में उबाल आ गया है। जनता ने मोर्चा खोल लिया है। जनता ने कहने लगी है कि इस बार योगी के लिए बड़ा टिपिकल चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव। आखिरकार योगी इतने मजे हुए हैं जब चाहे जब चुनाव को पोलराइज कर देते हैं, लेकिन इस मुद्दे की वजह से कहीं उनकी कुर्सी नहीं चली जाए। जहां लोकसभा में 80 सीटें हुआ करती थी, लेकिन इस बार बहुत कम सीटें हासिल हुई है। इससे नरेंद्र मोदी को झटका लगा, झटका ही नहीं लगा, बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे रात की नींदें अभी उड़ी हुई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू का सहारा लेना पड़ रहा है। नीतीश कुमार कभी भी घर बदल सकते हैं, घर बदलने में कोई गुरेज नहीं रखते। जब बात नहीं मानी जाती है तो घर छोड़ के चले जाते हैं, रूठ जाते हैं। ये रूठना नीतीश कुमार कब प्रारंभ करेंगे वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आप सब अपनी कमीज पर, अपने टी शर्ट पर, अपनी ललाट पर फरमान आने से पहले ही लिखवा लीजिए आपकी नाम क्या है और कोष्टक में जाति और एरो करके धर्म क्या है। एरो इतना बड़ा होना चाहिए कि दूर से 15 मीटर की दूरी से वो जाति धर्म दिखने लगे। बड़े बड़े होर्डिंग साथ में लेके चलिए, उस पर नाम जाति धर्म लिखा हुआ हो। ऐसा फरमान भी आ सकता है सुनहरे भारत के अंदर। लेकिन लोकसभा सत्र कल से चालू होने वाला है। नरेंद्र मोदी किस तरह से बजट तैयार करवाया होगा। निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, 7वीं बार बजट पेश करेगी। उस बजट में क्या खास होगा। 5 महीने में दूसरी बार बजट आ रहा है। आप देख लीजिए, 5 महीने में दूसरी बार बजट पेश हो रहा है। इस नए बजट में क्या होगा। राजस्थान का हमने अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट सत्र, उसमें बजट हमने देखा किसी ने शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करी। सिर्फ आईटी पार्क बनवा देंगे, उस सड़क को चौड़ी कर देंगे जो पहले से ही चौड़ी है, कितना चौड़ा करेंगे। ये कोई बजट होता है। विपक्ष कह रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जो विधायक है कांग्रेस से और पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष है, बार बार विधानसभा में सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वो भी खुद शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछते हैं। सिर्फ पक्ष वालों की हंसी ठिठोली करते रहते हैं। वहीं जो रविंद्र सिंह बाटी जो सोशल मीडिया के हीरो बने हुए हैं, निर्दलीय विधायक हैं, वो भी इतना कठोर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। जनता चुनाव में बेवकूफ बन जाती है,
उनको रोल मॉडल मान बैठती है। किसको बैठती है ये आप सबको पता है कि हरीश चौधरी ठाकुर की कविता सुनाने लगते हैं। विधानसभा सत्र को जाति से बांट दिया जाता है। बजट सत्र जीरो रहा राजस्थान का। जरूर वैकेंसी की घोषणा करी, कब तक उसको अमली जामा पहनाएंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कल सुनहरे भारत की कल्पना पार्लियामेंट में होगी। सीतारमन 7वीं बार बजट पेश करेगी अपने कार्यकाल का। क्या नया कुछ करेगी ये देखना लाजमी होगा। लेकिन शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं है, आउट ऑफ फोकस है। ये विशेष सूत्रों के हवाले से खबर हम बता देते हैं आपको। बजट सत्र बिल्कुल नदारत रहेगा। मतलब नदारत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिस तरह से जनता ने आशाएं अपेक्षाएं कर रखी है कि महंगाई दर घट जाएगी। सिर्फ एक महंगाई दर पेपर में कभी घट जाए तो उसको घटना नहीं कहते हैं। मूल्य जाए, वास्तविक मूल्य जाके घटे। जहां पहले 40 रुपए किलो टमाटर मिलता था वो 20 में आए। जहां प्याज 30 में मिलता था वो 10 में मिले। या दाल 100 की जगह 50 रुपए, 40 रुपए किलो मिलने लगे तो उसको कहेंगे महंगाई कम हुई है। पेट्रोल के दाम सस्ते हो, डीजल के दाम सस्ते हो, ईवी व्हीकल्स के दाम कम हो और उसके अलावा बिजली की दर कम हो, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो, जो फार्मासिस्ट कंपनियां महंगी महंगी दवाइयां बेचती है, लागत कम आती है, उन पर लगाम हो, शिक्षा के अंदर स्कूल की फीस तय हो। जो जिस तरह से शिक्षा में माफिया पनप रहे हैं उनके लिए कोई कानून लेके आए। फर्जी डिग्री घोटालों के ऊपर जांच हो, नई वैकेंसी आए, बेरोजगारों को रोजगार मिले, पेंशनधारियों की पेंशन बढ़े। आखिरकार तालियां पीट के सांसदों की, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद की तनख्वाह तो बढ़ जाएगी, लेकिन उन गरीब अभागे लोगों का क्या होगा जो अभी भी 10,000 रुपए में काम कर रहे हैं। 10,000 में जीवन यापन करना मेट्रो सिटी में नामुमकिन है। आजकल कस्बे गांव में ही नहीं होता है, क्योंकि एक सबसे पहले बड़ी मुसीबत, घर में 5 सदस्य है तो 5,000 रुपए का तो मोबाइल डेटा का खर्च है, कॉलिंग का खर्च है। तो 5,000 रुपए में कैसे काम चलेगा? कब वो साउथ इंडियन खाएगा, कब नॉर्थ इंडियन खाएगा, कब इटालियन खाएगा? आखिरकार उसके पास बचेगा कब क्या? कैसे वो जिंदगी गुजारेगा? ये कल का जो बजट सत्र है उसमें देखने को मिलेगा। और युवाओं की एक और सिफारिश है, जिस तरह से एयरटेल, जियो ने, अभी हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों ने जिस तरह से मार्केट कैप के अंदर जिस तरह से दाम बढ़ाए हैं डेटा पैक के, कॉलिंग पैक के, आखिरकार इन पर भी लगाम लगनी चाहिए। जब चाहे अंबानी, एयरटेल वाले दाम बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान होती है। कमाई इतनी नहीं है, देनदारियां ज्यादा है, ब्याज और चलता है। इसलिए गुजारिश यही है न्यू भारत न्यूज के माध्यम से कि दर्शकों आप ये पूरा वीडियो देखिए और अपनी समझ बनाइए। देखना जरूरी है, सुनना जरूरी है और राय अपने आप बनाइए कि आखिरकार किन पन्नों पर क्या इबारत लिखी जा रही है, वो इबारत सही है कि नहीं है, का खड़ी पाई लगानी है, का छोटी ई की मात्रा लगानी है, का छोटा ऊ बड़ा ऊ लिखना है, का ए लिखना है, का ए लिखना है। आखिरकार आपको समझना होगा, वरना मेरा वीडियो में मैंने पहले ही पहल कर चुका हूं कि नस्लों पर इफेक्ट आ रहा है, नस्लें एडिक्ट होती जा रही है। आप सबको पता है नशे का एडिक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। नशे में वो भी आता है, अंधभक्त बनना भी एक नशा है। इसलिए आप न्यू भारत न्यूज को देखिए, हम आपको ताजा रिपोर्टिंग दिखाएंगे, नए कंटेंट, नए कलेवर में। इसलिए आपको न्यू भारत न्यूज देखना ही चाहिए। मैं तुषार गौतम, जयपुर।